सर डिस्कस करते हैं। सबने किया है तो डिस्कशन हो पाएगा, नहीं तो डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा। क्या बोल रहे हैं भाई बाकी लोग? डिस्कस करते हैं सर। कर ले डिस्कशन। सबने सॉल्व किया है कि नहीं किया है? क्यों गाइस? बोल नहीं रहे हैं, सॉल्व नहीं किया इसका मतलब? हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड। स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर। देखिए जरा, ये इंडेक्स है इस चैप्टर की, राइट। और ये जो इंडेक्स में आपको जो सीक्वेंस दिख रहा है, ये सीक्वेंस आपके वेटेज का है, राइट। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज फर्स्ट पॉइंट। इसे हम पढ़ते हैं पर इस पे बहुत क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं आपको। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बहुत जनरल पार्ट है। स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है चैप्टर की। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी। Compounds of hydrogen, properties of hydrides, properties of water, classification of water, preparation and properties of D2 and preparation and properties of H2O। ये पार्ट्स हमको करने हैं। करिए।
सर 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 हाँ जी, सर इससे पहले आपने क्या करवाया? इससे पहले हमने हेलीकॉप्टर बनाना सिखाया था। सर मेरा स्कूल का प्रैक्टिकल था इसलिए मैं अभी आया सर, इसलिए। कोई अभी बात अभी ठीक है, चलो। नहीं, इंडेक्स है ये चैप्टर की। ओके सर, मतलब आपने यही अभी चालू किया ना? मतलब पहला ही है। इसीलिए बोला हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। फटाफट से कॉपी कर लूं। यस सर। हो गया है ना कॉपी इंडेक्स? सर एक मिनट।
डन। यस सर। यस सर। ठीक है, पहली हेडिंग डाल दीजिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। बताइए जरा, हाइड्रोजन कितने ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करता है? सर 2 ग्रुप। पक्का? हाँ यस सर। सर। अच्छा, तो सिमिलरिटी विद 4 ग्रुप्स। अब वो कौन से हैं, कैसे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं लिख लूँ, उसके बाद आप कॉपी करिएगा। देखो जरा, ग्रुप 1 के साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ये आपको पता है, सोडियम वर्सेस हाइड्रोजन कर रहे हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन NS1, सेम ऑक्सीडेशन नंबर +1, बोथ फॉर्म कैटायंस, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, बोथ रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, देखो NaCl बन रहा है, HCl बन रहा है। बोथ ऑब्टेन्ड एट सेम इलेक्ट्रोड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, प्लस से जीरो, यानी रिडक्शन हुआ है कैथोड। बोथ shows reducing property, copper oxide reduced by hydrogen as well sodium। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सिमिलैरिटीज नोट करिए। सर हाँ जी, तो सर आपने Na और H को मतलब कंपैरिजन किया उसका, इसलिए आपने उन दोनों को ब्रैकेट में लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक।
हो गया कॉपी? नहीं सर। वो सर Yes, sir. देखिए जैसे अभी हमने सिमिलरिटीज देखी वैसे अभी हमने सिमिलरिटीज देखी। देखिए जरा 1A के साथ डिसिमिलरिटीज क्या क्या है? तो पहला एटॉमिसिटी, सोडियम मोनोएटॉमिक, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक। ऑक्साइड्स में सोडियम का ऑक्साइड बेसिक, हाइड्रोजन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक। सोडियम की बॉन्डिंग आयनिक, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कोवैलेंट। लार्ज डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी, वैल्यूज याद नहीं रखनी है, बट हाइड्रोजन का 13.6 होता है और सोडियम का 7.2 इलेक्ट्रॉन। लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, सोडियम मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन।
हो गया? नो सर। सर हाँ जी, सर अपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है वो? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अच्छा सर। देखिए जरा 7th ग्रुप के साथ सिमिलरिटी, क्लोरीन वर्सेस हाइड्रोजन, both are diatomic, both form covalent compound, oxidation number -1, both react with metals, both obtained at same electrode after electrolysis। आप देखिए आपके सामने Cl और H2 दोनों एनोड पर मिल रहे हैं, and both need one electron to form stable configuration। दोनों को अगर एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगे।
सर हाँ, सर अपना थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है वो एसिड के बाद? ऑक्सीडेशन नंबर -1 थर्ड पॉइंट है। अच्छा अच्छा डन। यस सर। यस सर। किसी का रहे तो नहीं क्या?
देखो जरा, हेलोजन के साथ डिसिमिलरिटी दो है यहाँ पे। ऑक्साइड्स में क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, और लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दो ग्रुप हमने जो किए फर्स्ट और सेवेंथ वो आपको पता थे। अब नेक्स्ट हमने किया है सिमिलरिटी विद ग्रुप 4A। एक ही सिमिलरिटी है बट इग्नोर नहीं कर सकते, क्या है? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 और हाइड्रोजन का 1, बोथ हैव हाफ फिल्ड बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ऑक्टेट का हाफ है, ड्यूप्लेट का हाफ है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन हाफ है, ये सिंगल सिमिलरिटी। हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है सिमिलरिटी विद फिफ्थ ए। और उसके लिए कोई डिसिमिलरिटी नहीं है। नहीं बेटा, एक ही सिमिलरिटी है, बाकी तो सब डिसिमिलरिटी में ही आएंगे ना। अच्छा हाँ, इसलिए आपने नहीं लिखा। इसीलिए नहीं लिखा। फिफ्थ ए के साथ देखिए, 6 का हाफ, 2 का हाफ, बोथ हैव हाफ फील्ड बैलेंस सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। डन। Yes, sir. हाँ, इंडेक्स के हिसाब से सेकंड पॉइंट बोलिए। Isotopes of hydrogen. Isotopes of hydrogen. आइसोटोप। बताएंगे मुझे आइसोटोप क्या होता है?
Sir, same atomic number, different atomic mass number. Elements having same atomic number but different एटॉमिक मास। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। सिंबल्स पता है आपको, P1H1D, 1H2P, 1H3। अबंडेंस अगर आप देखोगे तो 99% जो है प्रोटियम होता है। स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम कंपेयर कर रहे हैं। रिएक्टिविटी, रेडियो एक्टिव नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। देखिए जरा प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर रहे हैं। अबंडेंस अगर देखेंगे तो प्रोटियम का सबसे ज्यादा इट डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, प्रोटियम, इट डिक्रीजेस। रिएक्टिविटी बाद में करेंगे। रेडियो एक्टिविटी अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंक्रीज होती है। इंडिविजुअली बोलेंगे तो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये सब इंक्रीज हो रही है। मुझे बताएगा कोई रिएक्टिविटी के लिए क्या ऑर्डर होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? बोलिए। सर सेम होगा। क्यों?
हो गया? सर 1 मिनट। 1 मिनट। सर H1 मतलब एक हाइड्रोजन ना? हाँ जी, सर 1H1 मतलब नीचे का एटॉमिक नंबर है और सर ऊपर का मास है ना? हाँ जी, हाँ। हो गया? यस सर। रिएक्टिविटी नहीं बताई आपने, तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? हम्म? डिक्रीज करती है। प्रोटियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ट्रिशियम सबसे कम। क्यों सर? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखिए, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप बताओ कंपाउंड किसके नोन है, प्रोटियम के या ट्रिशियम के? सर प्रोटियम था। तो हाँ बस सर। प्रोटीन के कंपाउंड है, इसका मतलब वो रिएक्टिव है। सर हो गया। हाँ। नेक्स्ट बोलिए क्या है हेडिंग? Special types of hydrogen. देखिए ये चार हैं आपके स्पेशल टाइप में। पहला है नेसेंट हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीडेटेड, तीसरा है एटॉमिक, चौथा है ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन। कुछ आइडिया है इनके बारे में आपको? नहीं सर। ठीक है, कॉपी करिए और फर्स्ट हेडिंग डालिए। सर हाइड्रोजन के स्पेशल टाइप्स क्या? हाँ जी।
डन। यस सर, डन। देखिए यहाँ पर मैं जो चीजें बता रहा हूँ उसे प्रूव करूंगा, बाद में आप कॉपी कर लीजिएगा, टाइम दे दूंगा मैं आपको। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, ठीक है। न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन हो सकता है, न्यूली बॉर्न क्लोरीन हो सकता है। नेसेंट जिसके भी आगे लगेगा दैट इज न्यूली बॉर्न। Normally it's more reactive than molecular form and it's a good reducing agent also. Fine. अब इस चीज को प्रूव कर देते हैं। मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ फॉर द प्रिपरेशन। पक्का से आपको आती है ये, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4। बताएंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं इस रिएक्शन में, बोलिए क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सर H2। H2. H2 ऐसा हम सोच रहे हैं बट एक्चुअली हमें मिलता है ये, विच टर्न्स टू। तो पहले हमें मिलता है नेसेंट हाइड्रोजन जो बाद में H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। सर H2। तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी। फर्स्ट के पास 2H. तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब इस बात को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं, जिसे आप चाहें तो लैब में भी कर सकते हैं। कॉपी बाद में कर लीजिएगा, जरा समझ लीजिए अच्छे से। आपको पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पता है क्यों भाई गाइस, हाँ कि ना। क्या सर? पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, बोलिए। पर्पल। हाँ. और किसी को पता है। सर पर्पल ही है। पक्का। पक्का सर। चलो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल या वायलेट होता है, राइट। हम एसिडिक सोल्यूशन इसका लेते हैं और एसिडिक सोल्यूशन में पहले हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और हमें कोई भी चेंज नहीं दिखता। बट व्हेन वी पास नेसेंट हाइड्रोजन द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। मतलब नेसेंट पास किया तो सॉल्यूशन का कलर चला जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो हम रिएक्शन देखते हैं कि KMnO4 से MnSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। Mn+7 से +2 हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। Decrease. डिक्रीज। डिक्रीज हुआ, तो मतलब रिडक्शन हम बोल सकते हैं। हाँ सर, रिडक्शन। तो बस यहाँ से ये पता चल जाता है कि कलर चेंज बिकॉज ऑफ रिडक्शन हुआ, और ये कलर चेंज और रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होता है यहाँ से। सेकंड केस है आपका एसिडिक डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का कलर बताएंगे। सर ऑरेंज। ऑरेंज। अब की बार हमने क्या किया, एसिडिक डाइक्रोमेट में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस पास किया। जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस पास किया तो कोई चेंज नहीं हुआ, पर नेसेंट हाइड्रोजन पास किया तो ऑरेंज टर्न्स टू ग्रीन। अब कलर चेंज हुआ है तो रिएक्शन देखनी पड़ेगी। रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे। तो ऑरेंज कलर क्रोमियम 6 का था और क्रोमियम 3 ग्रीन। तो ये रिडक्शन हुआ और किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। समझा। यस सर। चलो।
हो गया? सर 1 मिनट। सर हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आपने ऑक्सीडेटेड हाइड्रोजन के बारे में सुना है कि नहीं? नो सर। No, sir. No, सर अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके बारे में पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन आपने आइडेंटिफिकेशन नहीं आता आपको इसका। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। चलो देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। हर बात का एक लॉजिक, एक रीजन है। ऑक्सीडेटेड हाइड्रोजन में मैंने लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर द सरफेस ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड ऑक्सीजन। नाउ द पॉइंट इज कि हम सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन क्यों करा रहे हैं। पहला पॉइंट तो यही होता है कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। कोई बता सकता है क्यों गाइस? है कुछ आइडिया? चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन इज वेरी इजी, हाइड्रोजन का यूज इज वेरी कॉमन, बट हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। याद आ रहा है आपको कुछ ऐसा? हाँ, sir. हाँ सर। ड्यू टू क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसका लिक्विफिकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऐसे में अब हमको क्या करना होगा कि हम अगर लिक्विफाई नहीं कर पा रहे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाला कि हम मेटल के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन का एक फिजिकल बॉन्ड बना दें, राइट। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसे हीट कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन सेपरेट आउट हो जाएगा। और उससे पहले एक और नया टर्म आपके लिए आ रहा है, एड्सॉर्प्शन। ये पता है कि नहीं पता हमें? क्यों गए? सर मतलब उसके सरफेस पे चिपक जाएगा वो। देखिए दो टर्म होते हैं जो सुनने में तो एक ही जैसे लगते हैं आपको, पर होते अलग हैं। एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देख रहे हैं, एक में एडी और एक में एबी है। ठीक है, इसको डिफरेंस करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास इंक है और वो आपकी एक वुडन टेबल के ऊपर गिर जाती है, तो आप मुझे बताएंगे कि टेबल का सरफेस का कलर चेंज होगा या बैक साइड ऑफ द टेबल का कलर चेंज होगा या पूरी बॉडी का कलर? सिर्फ सरफेस पे होगा, राइट। इसी तरह अगर आप पीस ऑफ कॉटन लेते हैं और उसके ऊपर वो इंक गिराते हैं, तो कॉटन का अपर सरफेस कवर्ड होगा या होल बॉडी कवर होगी? Whole body, sir. यस। तो जहां पे पूरी बॉडी पे कवर हुआ यानी बल्क में हुआ, तो दिस बी स्टैंड्स फॉर बल्क। ऐसे करके याद रखिए कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? बल्क फिनोमेना, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर सरफेस पे हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन,
अगर आप कभी नहाते हैं, आई डोंट नो, मतलब अगर आप नहाते हैं तो क्या होता है, एडसॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन? सर Adsorption. एब्जॉर्प्शन डी या बी? D. सर डी वाला डी। हाँ डी वाला, बी वाला नहीं हो सकता है ना, पानी अंदर नहीं जाता आपके। तो ये जो हम एड्सॉर्प्शन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमने उसको सरफेस पे करा देना। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, हमारे पास एक शुगर क्यूब है और एक पाउडर शुगर है, आप बताइए कौन ज्यादा सेलेबल होगा? Powder sugar. सर पाउडर शुगर। पाउडर शुगर। पाउडर शुगर क्यों? छोटे मॉलिक्यूल्स से। छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते, सरफेस एरिया बोलते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप, ऑक्लूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मैंने ऐसा बताया था कि इस पे हमने एब्जॉर्ब करा के लाया, जब जरूरत पड़ी तो हीट कर दिया, यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक। अब आपको ये दो एग्जांपल्स थोड़ा याद दिलाते हैं, आपने पढ़े, वेजिटेबल ऑयल से घी बनाते थे, याद आ रहा है? हाँ सर। और Yes, जब sir. आपने टीचर से पूछा कि यहाँ पे निकल जो है उसका क्या काम है, तो आपको बोला गया कैटलिस्ट है, यही बोला गया ना? Yes sir. तो ये कैटलिस्ट नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। हमने इसके ऊपर हाइड्रोजन को लाया है और जब जरूरत पड़ी तो हमने इसको हीट किया और हाइड्रोजन यहाँ से फ्री करा लिया। समझ में आ रहा है? इसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है आपने पढ़ा, एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन, याद आ रहा है? यहाँ हाँ पे सर। यूज होता है, ये भी Yes, आपका sir. हाइड्रोजन कैरियर है, ऑक्लूजन बोलते हैं इसको भी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है। ये एक सीरीज बनी है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर मैंने लिखा है। सबसे अच्छा मेटल जो होता है वो पैलेडियम होता है, ठीक। उसके बाद प्लेटिनम आता है, निकल, गोल्ड आता है। लेकिन पैलेडियम के दो फॉर्म्स लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, एक पैलेडियम और एक कोलाइडल पैलेडियम, दिख रहा है आपको? अब ये कोलोइडल क्या होता है, किसी को पता है? हाँ कि ना? सर भूल गया वो। No sir. No, sir. ये जो है पार्टिकल साइज रेंज होता है, पार्टिकल के साइज का रेंज है जो 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम, मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स अगर होंगे, ठीक है ना, तभी आपका कोलाइडल बोला जाएगा उसको। अब मैं आपको कोलाइडल का कुछ यूज बताता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए। हम लोग कफ सिरप पीते हैं, यस सर। हाँ सर। Yes, sir. कितना अमाउंट ऑफ कफ सिरप पीना होता है हमको एक डोज में? 10 ml। 10 ml। तो जब आप 10 ml पीते हैं तो आप सोच के बताइए कि जब आपने 10 ml पिया तो वो कहाँ तक पहुंचता है, पेट में पहुंच जाता है आपके? सर एकदम थोड़ा शायद। Sir, 5 ml. नहीं तो वो पेट में पहुंचता है, आपको लगता है? सर हाँ थोड़ा सर सा पहुंचता है। होगा। Yes, sir. नहीं, इतना। अब एक काम करो ना, उतना ही पानी पी करके देखो, आपको पता चलेगा पेट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। सर पूरा जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं, आप थोड़ा रिलेट करिए कि जब आप कफ सिरप पी रहे होते हैं तो आपके आजू बाजू में जो भी आपके गार्जियन पेरेंट्स आपके खड़े हैं वो आपको बोलते हैं पहले बॉटल को शेक कर लो, बोलते हैं? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। Yes, sir. क्या रीजन है? पता नहीं सर। सर लिक्विफाई का हो जाएगा थोड़ा। नहीं, हाँ, एक्चुअली ऐसा था कि पहले टाइम पर जो मेडिसिन आती थी वो अगर उनको बॉटल्स को रख दिया जाए तो वो लेयर्स उनकी प्रेसिपिटाइज हो जाती थी, यानी दो पार्ट्स में वो अलग अलग दिखने लगता था, सॉल्वेंट अलग और सोल्यूट अलग। इस तरीके की मेडिसिन को कंपलसरी शेक करके ही पीना होता था, वरना आपकी बॉडी में एक्चुअल मेडिसिन नहीं जाएगी, राइट। ये पुराने टाइम में था, लेकिन 4-5 सालों में मेडिसिन बिल्कुल चेंज हो चुकी। अभी आप कफ सिरप की बॉटल देखेंगे तो वो यूनिफॉर्म सोल्यूशन दिखाई देगा, एक जैसा ही दिखाई देता है। इसका मतलब शेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें शेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पी सकते। आपको पता है कि शेक करने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पड़ रही है अभी से? क्योंकि वो बन चुका है कोलोइडल। समझ में आया? तो अब जितनी भी मेडिसिन आती हैं वो कोलोइडल फॉर्म में होती है। कोलोइडल बनने की वजह से उसमें क्या है, वो यूनिफॉर्मिटी रहती है, प्रेसिपिटाइज नहीं होते। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ जो आपको शायद देखी होगी आपने, बटर मिल्क पता है ना, बटर मिल्क? हाँ सर। हाँ Yes, sir. एक बटर मिल्क आपके घर में बनता है और एक बटर मिल्क अमूल का आता है। दोनों को ग्लास में रखिए और थोड़े समय के बाद नोटिस करिए क्या चेंजेस दिखाई देंगे आपको।
सर उसमें वाटर एंड वो वाला सेपरेट हो जाता है, मतलब 2 लेयर्स दिखते हैं उसके। हाँ जी, तो ये जिसमें सेपरेशन हो गया वो कोलॉइडल नहीं था, और जो रेडीमेड आया वो कोलॉइडल सॉल्यूशन था, इसलिए वो यूनिफॉर्म बना रहेगा। तो कोलॉइडल हर बार क्या इफेक्टिविटी को इंक्रीज कर दे रहा है, समझ आ रहा है? यस क्या सर। सर क्या इंक्रीज कर यस रहा है, वापस सर। बताएंगे? क्या चीज? क्या इंक्रीज कर रहा था, आप वापस बता सकते हैं? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, मिक्सचर की स्टेबिलिटी, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसे स्टेबलाइज कर देता है, अलग नहीं होने देता है। अच्छा, मिक्स ही रहने देता है। हाँ, इसीलिए यूनिफॉर्म सोल्यूशन दिखाई देता है। अदरवाइज आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सॉल्यूट अलग और सॉल्वेंट अलग हो जाता है, जैसे घर वाले बटर मिल्क में आपको देखने को मिलेगा, यस सर। है ना? अब ये सब Correct, चीजें sir. मैंने आपको क्यों बताई, तो देखिए आपको यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाना था कि जब हम पैलेडियम से कोलॉइडल पैलेडियम पर जाते हैं ना, तो इफेक्टिविटी जो है 2050 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है पैलेडियम से कोलॉइडल पैलेडियम, समझ सर आया? क्या रिएक्टिविटी? इफेक्टिविटी, एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी, एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी जो है वो इतनी ज्यादा हो जाती है। सर हाँ, सर टॉप पे क्या लिखा है सर? 10,000 to 14,000 एंगस्ट्रॉम। नहीं भैया 14 नहीं है, 10 to 10,000 है, 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम। ओके सर, ओके सर।
हो गया? हाँ सर हो गया। सर हाँ जी। तो सर जो जूस पैकेट में भी जो लिखा रहता है शेक वेल बिफोर, इसका आंसर भी यही है। नहीं, जहां पर शेकिंग करना है वहां पर ये नहीं है। सर जहां पर आपने आपको ऊपर शेकिंग क्या करना लिखा है सर? पड़ेगा, इसका मतलब पक्का वहां पे वो कोलॉइडर नहीं है। हाँ सर वही बोल रहा हूँ, मतलब उसमें वो नहीं है। सर आपने ऊपर क्या लिखा है कोलाइडल के बाद? कोलॉइडल पार्टिकल रेंज दिखा है 10 to 10,000 इसको। अच्छा सर। हाँ जी। सर ये ऑक्लूडेड हाइड्रोजन और मतलब ऐसे चार टाइप से उस पे बताता हूँ, चलो पर सुनो मेरी कैसे बात। कुछ करते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके बनाया जाता है, राइट। इसमें इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कुछ चीजें यहाँ पे नहीं है आपके लिए। वन इज साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसका क्या मतलब होता है, किसी को पता है? स्पार्कलेस। अदरवाइज क्या होगा, रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगी। इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती है कि नॉर्मल इलेक्ट्रोड नहीं चलते, हमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसकी एनर्जी का यूज हम वेल्डिंग पर्पस में करते हैं। वेल्डिंग पता है ना आपको, गैस वेल्डिंग सुना है आपने? हाँ हाँ सर। हाँ सर सर। मेटल को जोड़ने के लिए। हाँ। अब देखिए, ये आपको कंफ्यूज करता है नेसेंट हाइड्रोजन की तरह लग रहा है कि सिर्फ एक ब्रैकेट का ही डिफरेंस है शायद आपके अकॉर्डिंग, है ना? इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंसेस देखिए आप। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, एटॉमिक हाइड्रोजन नीड्स हाई टेम्परेचर फॉर प्रिपरेशन। ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। ये मोस्ट रिएक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन, इट्स लेस इन कंपैरिजन टू एटॉमिक। और इसका आइसोलेशन इज पॉसिबल, और इसका आइसोलेशन पॉसिबल नहीं। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि हम एज अ प्रोडक्ट इसे डील कर रहे हैं, जबकि हम नेसेंट हाइड्रोजन में ब्रैकेट यूज करते हैं। ब्रैकेट क्या बताता है कि वो इंटरमीडिएट है, किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं हो सकता वो। समझ आ रहा है बात? मतलब वो 2H सर बाद में H2 मतलब में बदल उसका जाएगा। प्रोजेक्ट नहीं सकता। हाँ, वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा, पर ये एज सच एग्जिस्ट करता है। सर हम्म। सर वापस वो ऑक्लूडेड और एटॉमिक हाइड्रोजन का थोड़ा डिफरेंस बता सकते हैं क्या दोनों में डिफरेंस है? इसका किसका? ऑक्लूडेड और एटॉमिक हाइड्रोजन का वापस बता सकते हैं, सुनाई नहीं दिया। ऑक्लूडेड तो बेटा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ही है ना। ऑक्लूडेड और एटॉमिक में डिफरेंस मैंने बोला ही नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑक्लूडेड जो है वो आपका डाई एटॉमिक है, जबकि ये मोनो एटॉमिक है। अच्छा इतना ही है। हाँ, वो तो मतलब ऑक्लूडेड और मॉलिक्यूलर में डिफरेंस कहाँ है? वो तो अच्छा केवल अच्छा, आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए केवल चेंजेस किया है। गॉट इट सर। सर इसके ऊपर सब थियोरी के क्वेश्चंस आते हैं ना? क्या चीज? सर मतलब इसके ऊपर सब थियोरी के क्वेश्चंस आते हैं ना? हाँ हाँ।
हो गया? सर हम्म। सर टंगस्टन इलेक्ट्रोड मतलब एक बार बता दो ना। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉर्मल इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाएगा। ओके ओके सर। लिख लीजिएगा वहां पर, बिकॉज क्वेश्चंस तो बनते हैं इन सब चीजों पे ना। डन। Sir, one last point. आराम से लिखिए। गाइस हो गया ना? Yes, sir.
देखिए जरा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर। आपको इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में पता है कि ऑलवेज ऑपोजिट होता है। आप देखो आउटसाइड हमने इलेक्ट्रॉन स्पिन दिखाया है, दिख रहा है आपको दोनों तरफ ऑपोजिट है इन बोथ द केसेस। बट इन अगर आप इनसाइड देखते हो या न्यूक्लियस का देखते हो तो रिवर्स इन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है देन इट्स कॉल्ड ऑर्थो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में देन इट्स कॉल्ड पैरा हाइड्रोजन। बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल फेस जहां पर लो टेंपरेचर फेवर्स द पैरा एंड हाई टेंपरेचर फेवर्स द ऑर्थो हाइड्रोजन, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन होता है इन केस ऑफ ऑर्थो, रीजन बिहाइंड, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो गया, बट हियर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा नोटिस किया गया कि 20 केल्विन पे 100% पैरा एग्जिस्ट करता है, राइट। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो आपको दिख रहा है मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में। नेक्स्ट अगर रूम टेम्परेचर पे हम ऑर्थो पैरा का रेशियो देखते हैं, in case of H2 it's 3:1, in case of D2 it's 2:1, in case of T2 ये फाइंड नहीं कर सकते। क्यों फाइंड नहीं कर सकते ट्रिशियम के केस में? गाइस एनी आइडिया? सर रेडियोएक्टिव है इसीलिए। एग्जैक्टली, रेडियो एक्टिव होने की वजह से न्यूक्लियस ही स्टेबल नहीं होगा तो हम उसका मूवमेंट कैसे देख पाएंगे, समझा? कर लीजिए कॉपी। सर हाँ सर एक मिनट, इसका पैरा का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस का जो मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, स्पिन।
हो गया कॉपी? हाँ सर हो गया। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं हम लोग। ओके सर। सर हाँ सर वो आपने जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसके स्पिन के टर्म्स में लिखा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है गाइस, अब मॉड्यूल ट्राई करिएगा। ओके सर। Okay, sir. ओके सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye.